हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एन वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खूब मन लगा कर पढ़ रहे होंगे। तो ये हमारी एनसीईआरटी सीरीज चल रही है। आप लोगों का रिस्पांस देखकर बहुत अच्छा लगता है। क्लासेस नहीं होती हैं तो आप लोग मुझे बताते हो कि मैम क्लास क्यों नहीं ले रही हो। तो आप लोग परेशान ना हो, क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। अब आपकी क्लासेस डेली आपको 3 क्लासेस मिलने वाली हैं, जिससे कि आपका कोर्स टाइमली फिनिश हो जाए और देन रिविज़न का भी हमें टाइम मिल जाए। ठीक है, तो हमारी 6 क्लास की पॉलिटी चल रही थी, जिसमें सेकेंड लेसन का फर्स्ट पार्ट हो गया था। हमें आज सेकंड पार्ट कंप्लीट करना था, तो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। आगे हमें देखना था भेदभाव का सामना करने पर, यानी कि भेदभाव का सामना करने पर क्या होता है। हमने क्या क्या पढ़ा था? विविधता के बारे में पढ़ा था, असमानता के बारे में पढ़ा था और भेदभाव के बारे में पढ़ा था। विविधता किसे कहते हैं कि जब सफिशिएंट सोर्स, यानी कि हमारे पास इक्वल सोर्स होते हैं बट पसंद हमारी क्या हो जाती, अलग अलग हो जाती। तो क्या होता है कि पसंद अलग होती है, हमारे करने के तरीके अलग होते हैं, बट हमारे पास सोर्स समान होते हैं, उसे विविधता कहते हैं। जैसे कि हमारे पास सबके पास कपड़े लेने के लिए सफिशिएंट बैलेंस है, बट किसी को कोई कलर पसंद है, किसी को कोई कलर पसंद है। जैसे त्यौहार हैं, हम लोग त्यौहार मनाते हैं, कोई ईद मनाता है, कोई नवरात्रि मना रहा है, कोई कुछ मना रहा है। तो ये क्या है? ये हमारे यहाँ की विविधता है। भेदभाव किसे कहते हैं? जैसे जाति प्रथा होगी, ऊंच नीच का भेदभाव हो गया, तुम अच्छे दिख रहे हो, काले लोगों का गोरे लोगों का काले लोगों के प्रति भेदभाव करना, ये भेदभाव होता है। असमानता क्या होती है कि भाई इस स्कूल में हम भी पढ़ना चाहते हैं और मेरा दोस्त भी पढ़ना चाहता है, बट हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है कि मैं इस स्कूल में पढ़ सकूं। तो वो क्या है? हमारे पास आर्थिक असमानता है, इस वजह से हम वहाँ चीज़ें अपने लिए नहीं कर पा रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे भेदभाव का सामना कैसे करें। अगर कोई हमसे भेदभाव कर रहा है तो उसको हम कैसे दूर करें, तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ाना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, बढ़ईगिरी करना, खेती एवं बुवाई इत्यादि करना। ठीक है, देखो अपनी आजीविका चलाना है, अपनी रोजी रोटी चलानी है, तो हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। जिसे जो काम आता है वो काम करता है। ठीक है, लेकिन कुछ कामों को दूसरे के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाने जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। कोई अगर कचरा उठा रहा है, कोई अगर सफाई कर रहा है, तो उसे क्या होता है, उसे कम महत्व का माना जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को क्या हम लोग अपने समाज में इन्हें कम महत्व दिया जाता है, इनकी रिस्पेक्ट भी कम होती है। ठीक है, ये हमारी आजकल की मानसिकता बन गई है। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कामों को समाज में क्या है, समाज में कम महत्व का माना जाता है, इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा और अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों, देखो जब छोटा काम करोगे, क्या है कि जिसके आज के युग में क्या है, जिसके पास जितना पैसा है उसकी रिस्पेक्ट है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो लोग उसकी रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहते हैं। तो ये हमारे समाज की बहुत ही बड़ी और छोटी मानसिकता है, जिसे हमें दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई बंदा, अगर कोई लड़की, अगर कोई लड़का अपनी आजीविका चलाने के लिए सेल्फ डिपेंड होकर कोई काम कर रहा है, तो उससे अच्छा कोई काम नहीं होता है। ठीक है, भले ही वो चाट बेच रहा हो, भले ही वो बाल काट रहा हो, भले ही वो कचरा साफ कर रहा हो, बट एक इज्जत के साथ अपनी रोटी कमा रहा है, अपने बच्चों को पाल रहा है, अपने माँ बाप को पाल रहा है, इससे बड़ा कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए, जात के आधार पर कक्षा में किसी बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग बैठाना भेदभाव का एक रूप है। देखो ये 2 बच्चे बैठे हैं, ये बड़ी जाति के होंगे तो इन्हें यहाँ बैठा लिया, ये छोटी जात के हैं तो इन्हें दूर बैठा दिया। तो ये क्या है, ये बहुत ही गलत है। तो जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को क्या करते हैं, आगे पढ़ेंगे। तो गाइस, अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते चलें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो ये अब क्या कह रही है एनसीईआरटी, जाति के समूहों को सीढ़ी के तले, किसके तले, सीढ़ी के तले में रखा गया है। उनको अछूतों और अयोग्य कहा गया है। जो क्या कहा गया है, उन्हें अछूत और अयोग्य, यानी कि जो समूह हैं, जो जाति व्यवस्था का समूह है, तो उनके समूहों को सीढ़ी के तले,
यानी कि अपने नीचे रखा गया है। उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। मान लो कोई नीची जाति का है व्यक्ति, अगर उसे सफाई का काम दिया गया तो वो सफाई ही करेगा, अदर वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई कुम्हार है तो वो सिर्फ बर्तन बना सकता है और कोई काम नहीं कर सकता। पंडित है तो वो पूजा पाठ कर सकते हैं, और जो बनिया होते हैं, जो गुप्ता होते हैं, वो सिर्फ दुकान वगैरह ही चला सकते हैं। ये काम दिए जाते थे पहले, ठीक है। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें ऊंची जात के लोगों के घर में घुसने, गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की भी क्या नहीं थी, इजाज़त नहीं थी। तो जो नीची जाति के लोग थे उन्हें बड़े आदमियों के घर पे भी नहीं घुसने दिया जाता था, और जो कुआं होता था वहाँ से भी उन्हें पानी लेने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि मंदिर में भी, जो मंदिर है, मंदिर सबके लिए खुला होता है, बट उन्हें वहाँ अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरे, तो आगे पढ़ेंगे। इस तरह ऊंची जाति के लोगों को जो अधिकार हासिल था उससे उन्होंने तथाकथित अछूतों को वंचित रखा था। जो ऊंची जाति के लोग थे उन्हें जो अधिकार प्राप्त थे, उन्होंने क्या किया था, जो नीची जाति के लोग थे उन्हें उन अधिकारों से वंचित रखा था। तो ये देखो, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। आपके अनुसार जिस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है उसे कैसा महसूस होता है, वो पूछ रहा है। रूढ़िबद्ध धारणा और भेदभाव में क्या अंतर है। तो भेदभाव क्या था कि जिस कुएं से हम पानी भर रहे हैं उस कुएं से हमने नीची जात के लोगों को पानी भरने नहीं देना है, वो भेदभाव हो जाता है। और रूढ़िबद्ध धारणा यानी कि जेंडर स्टेरियोटाइप का होता है, वो ये होता है कि अगर लड़के रो नहीं सकते हैं, रो कौन सकता है, लड़कियां रो सकती हैं, वो बहुत कोमल होते हैं। तो कोमल कौन होती हैं, लड़कियां। हमारे माइंड में इमेज लड़कियों की बनेगी। एरोप्लेन चला सकते हैं, इमेज तुरंत ही हमारे माइंड में किसकी आती है, इमेज हमारे माइंड में लड़कों की आती है। किसान नाम सुनते ही हमारे माइंड में किसकी इमेज बनती है, किसकी, मैन की, ठीक है। तो यही चीज़ है। और सच्चाई क्या है कि आज हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत ज़्यादा औरतें भी खेतों में काम कर रही हैं, लेकिन मिरर किसकी बन रही है, इमेज किसकी बन रही है हमारे माइंड में। किसान का नाम सुनते ही, हल चलाते हुए किसान का नाम सुनते ही एक मैन की इमेज बनती है। तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप है। हमने ये जेंडर के बेस पे बांट दिया है कि लड़के खाना नहीं बना सकते हैं, लड़कियाँ खाना बना सकती हैं। ये होती है रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है अगले पृष्ठ में हम यह देखेंगे कि कैसे भारत की एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए हैं। भारत में एक महान नेता भीमराव अंबेडकर, कौन थे, भारत के एक महान नेता भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभव के बारे में लिखा है। तो जो भीमराव जी अंबेडकर थे वो एक महार जाति के थे, तो उन्होंने भी इस चीज़ को झेला है, इस चीज़ को फील किया है, तो उन्होंने इस बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में। केवल 9 साल के थे तब उन्हें इस चीज़ का पता चला। वे महाराष्ट्र में, आगे देखेंगे। पहले भीमराव अंबेडकर का ये पूरा जीवन परिचय देख लेते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है, भीमराव अंबेडकर, जो भीमराव अंबेडकर जी थे, उनका जन्म 1891 से 1956 को हुआ था। भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता हैं। जो भीमराव अंबेडकर जी हैं वो क्या हैं, भारतीय संविधान के पिता हैं और दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदायों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो भीमराव अंबेडकर जी ने क्या किया था, दलितों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था, जैसा कि अभी हमने बताया। इनका किस जाति में जन्म हुआ था, इनका महार जाति में जन्म हुआ था। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। जो जन्म हुआ था और जो अछूत मानी जाती थी, महार जाति जो थी वो अछूत मानी जाती थी, जिसे हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, वो महार जाति के लोग थे। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है।
अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए थे। तो अंबेडकर जी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी क्या की थी, कॉलेज की पढ़ाई पूरी की थी और वकील बनने के लिए कहाँ गए थे, इंग्लैंड गए थे पढ़ाई करने। ठीक है, उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों के से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दलितों को मंदिर प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। तो जो मंदिर प्रवेश आंदोलन चल रहे थे तो उसका नेतृत्व कौन कर रहा था, अंबेडकर जी। अगर क्वेश्चन आता है मंदिर प्रवेश आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था तो वो थे हमारे अंबेडकर जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चलकर उन्हें धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। अब आपके एनसीईआरटी में लिखा है कि आगे चल के उन्होंने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। अगर क्वेश्चन आता है सीटेट में तो आप इसे राइट करोगे। अपर लेवल में इसकी कहानी अलग हो जाती है। जब यूपी टीजीटी वगैरह की आप प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ कुछ चीज़ें अलग होती हैं, बट सीटेट और टीजीटी में डिफरेंस है। सीटेट आंसर वही मानता है जो एनसीईआरटी में दिया है। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि अंबेडकर जी ने धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया था तो आप वो क्वेश्चन राइट करके आ जाना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसे समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिसमें सबकी इज्जत हो, ना कि कुछ ही लोगों की। तो ये बात सही है, उनकी ये चीज़ सही थी कि भाई हमें भी इज्जत मिले और सबको इज्जत मिले। इस चीज़ के लिए उन्होंने ये चीज़ें आंदोलन किए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़े जिससे कि सबको समान क्या मिल सके, अधिकार मिल सके। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। वे महाराष्ट्र में क्या कर रहे थे, आगे देखते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और जो सीटेट एसएसटी का पेपर दे रहे हैं बच्चे, एसएसटी के लिए सीटेट सेकंड पेपर दे रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे कि उन्हें इस वीडियो से अपना सीटेट क्लियर कर सकें वो लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। तो वो कह रहा था वे महाराष्ट्र में कोरेगांव, कहाँ पे, कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। तो वो कहाँ गए थे, वो महाराष्ट्र से कोरेगांव अपने भाइयों से मिलने पिता के साथ गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। स्टोरी को इसलिए पढ़ना ज़रूरी है कि आपको हर चीज़ ध्यान रहती है। ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है कि बड़ी देर हमने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटे बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आ गए। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए हैं। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये कौन कह रहा है, ये अंबेडकर जी कह रहे हैं, जो कि कोरेगांव किससे मिलने जा रहे थे, अपने भाइयों से मिलने जा रहे हैं। लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुंच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुंचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहन रखे थे। हमारे कपड़ों और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि हम अछूत के बच्चे थे। निश्चय ही स्टेशन मास्टर को लगा कि ये ब्राह्मण बच्चे हैं। कौन से बच्चे हैं, ब्राह्मण के बच्चे हैं। और वे हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसे कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। तो बम्बई प्रांत में किसे अछूत मानते थे, महार जाति को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा, वे भौंचक के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देखा कि उनमें क्या हो गई, एक अजीब सी घृणा की भावना आ गई, सिर्फ क्या सुन के, उनकी जाति का नाम सुन के। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। घृणा हावी हो गई थी। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब सुना वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं के वहीं खड़े रह गए। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप सा गया। पिताजी आए नहीं थे और ना ही उनका नौकर। अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। आगे बढ़ेंगे। तो ये अंबेडकर जी के साथ घटना घटी थी जो उन्होंने अपने वर्णन किया है इसमें। ठीक है, हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी उत्साह की भावना थी उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ने
ले ली थी। जो पहले हम लोग कहीं जाते हैं तो बहुत खुशी होते हैं, पर लास्ट में अगर हमें साधन ना मिले या कुछ चीज़ें ना मिले तो हमें क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं। इसी तरह अम्बेडकर जी भी उदास हो गए। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर लौट कर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते हैं, अम्बेडकर जी ने ये कहा। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ी चल रही थी, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को क्या किया था, उन्होंने अपनी जाति बता दी थी। तो जाति की वजह से वहाँ पर उन्हें कोई भी क्या है, किराए से अपनी गाड़ी देने के लिए तैयार नहीं था। मास्टर को एक मिनट गाइस, मास्टर को जो जवाब दिया था कि हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को ले जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती है। स्टेशन मास्टर जो हमारे लिए गाड़ीवानों से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। ठीक है, क्या हो गए, वो चुपचाप खड़े हो गए, क्योंकि कोई भी गाड़ी देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो अछूत थे। ठीक है, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये जो जिन्होंने लिखा है वो अम्बेडकर जी द्वारा लिखा है, तो ये दिया गया। आगे देखिए, कल्पना करके देखिए कि कितना मुश्किल होगा अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए, या कितना अपमानजनक दुखदाई होगा अगर लोगों को आपसे दूर रहें, आपको छूने से मना करें और आपको पानी ना पीने दें। यह छोटी सी घटना दिखाती है कि कैसे गाड़ी से एक से दूसरी जगह जाने की साधारण काम की सुविधा भी इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे। देखो, उनके पास पैसे थे, वो पैसे दे सकते थे, बट उन्हें गाड़ी नहीं मिल रही थी। क्यों? क्योंकि वो भेदभाव, हमारे समाज में भेदभाव व्याप्त था कि ये अछूत है, अगर इन्हें अछूत को गाड़ी दे दी तो हम भी गंदे हो जाएंगे। तो ये चीज़ें चल रही थी उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेशन के सभी गाड़ीवानों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। तो ये होता है भेदभाव। आई होप आपको इस स्टोरी से भेदभाव की डेफिनेशन और क्लियर हो गई होगी। इस कहानी से यह बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित करता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। ये बिल्कुल राइट बात है कि जो भेदभाव होता है, तो जब भेदभाव कर रहे हो तो आदर सम्मान कहाँ से मिल जाएगा, बताइए। वही हमारी क्या हो जाती है, इंसल्ट हो जाती है। आगे बढ़ेंगे। समानता के लिए संघर्ष। देखो, पहले हमने भेदभाव के लिए जो सामना था वो किया, अब हम उसकी समानता के लिए संघर्ष की बात करेंगे। किसकी? समानता के लिए। तो क्या था, आगे देखेंगे। ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उसमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। जो हम लोग आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे ब्रिटिश सरकार से, तो उसमें उसके साथ साथ हम क्या शामिल था, हमारे लिए समानता का संघर्ष भी शामिल था। कैसे? दलितों, औरतों, जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तभी औरतों ने, दलितों ने, जनजातीय लोगों ने भी अपने गैर बराबरी की जो अछूत प्रथा थी उसके लिए भी क्या किया, लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि पहले भी बात हुई है, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन चला था, जिसका नेतृत्व हमारे अम्बेडकर जी ने किया था। ठीक है, महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, महिलाएं कह रही हैं भाई जैसे पुरुषों के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे भी महिलाओं को भी मिलना चाहिए। भाई ये बात भी राइट है, बट पहले से अभी बहुत सुधार है। अब हम लोग बहुत सी फ्रीडम है घरों में, बहुत से घर ऐसे हैं जहाँ नहीं है, बट अधिकांश फ्रीडम मिल चुकी है, हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे उन्हें भी अधिकार मिलने चाहिए। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। जो किसान थे, उन्होंने किस लिए संघर्ष किया, किस लिए लड़ाइयाँ लड़ी, कि उन्हें जो किसानों और जमींदार हैं वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं। किसान जमींदारों से पैसे लेते हैं, पर जमींदार बहुत ही ऊंची ब्याज दर लगाते हैं, तो इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। तो बहुत सारे संघर्ष एक साथ चल रहे थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, कब आज़ाद हुआ हमारा भारत, हमारा प्यारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ। ठीक है,
एक राष्ट्र बना तो हमारे नेता ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। तो जब हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ, जब संविधान बन रहा था, तो हमारे लोगों ने, संविधानकर्ताओं ने, हमारे नेताओं ने बहुत सी चीज़ों पर, जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ हैं, असमानताएं हैं, उन पर भी उन्होंने विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरह संघर्ष किया है। तो ये सब चीज़ें हमारे नेताओं को, हमारे संविधान लिखने वालों को पता थी। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे B.R. अम्बेडकर। ठीक है, भेदभाव के लिए B.R. अम्बेडकर जी भी लड़े हैं। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है जो हम आगे बढ़ेंगे, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त हैं। क्या है? प्रत्येक व्यक्ति को क्या है प्राप्त? समान अधिकार और समान अवसर। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त है और अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध घोषित किया गया है। तो जो असमानता थी, उसे समानता लाने के लिए उन्होंने क्या किया था? हर व्यक्ति को किससे डोनेट किया कि हर व्यक्ति क्या है? भारतीय है। तो भारतीय क्या है? भारतीय व्यक्ति में सभी आ जाते हैं, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, या अछूत हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो भारतीय में आ जाता है। तो जो संविधान बना था, तो समानता के अधिकार को ध्यान में रखा गया, समान अवसर को ध्यान में रखा गया और छुआछूत को दूर करने के लिए भी ध्यान रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दलितों के अलावा अन्य समुदायों जिनसे क्या होता था? भेदभाव किया गया। क्या आप भेदभाव के कुछ उदाहरण दे सकते हो? ये NCERT क्वेश्चन कर रही है। उन तरीकों पर चर्चा कीजिए जिनके द्वारा खास ज़रूरत वाले लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। खास ज़रूरत वाले यानी कि कौन से? विकलांग लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इस कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है और लोगों को अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद है। नौकरियां सभी के लिए। इसके अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार से फ़ायदा दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाए। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है? हमारी ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, जिससे कि आपको हर चीज़ क्लियर करने वाली हूँ, आपको कोई भी समस्या ना हो। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से क्लासेस देने की कोशिश करूँगी मैं। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। तो क्या कह रहा है? संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, जो विविधता है हमारे समाज में, उसकी क्या करनी है? हमें रिस्पेक्ट करनी है। क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि हमें विविधता की इज्जत करना है, उसे मूल्यवान मानना है, समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें किस में कही गई हैं? संविधान में कही गई हैं। इस एक एक बात को ध्यान रखना, क्या क्या चीज़ें हमारे संविधान में दी गई हैं। तो क्या है? उन्हें अपने त्यौहार मनाने, अपने आप को अभिव्यक्त करने की आज़ादी दी गई है। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। जो सरकार है वो सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत कैसा देश है हमारा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, क्योंकि हमारे संविधान का कोई एक धर्म नहीं है। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं, इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है। जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे क्या है? लोग अपने बिना भेदभाव के क्या है? अपने धर्मों का पालन करते हैं, उनके ऊपर किसी भी धर्म को थोपा नहीं जाता है। इसलिए हमारे देश को क्या माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण एकता के कारक के रूप में इसे महत्वपूर्ण माना जाता है। किसको? अलग अलग, जैसे लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं और इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में माना जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की क्या करते हैं? इज्जत करते हैं। आगे बढ़ेंगे। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर क्या करना है? संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल वास्तविक जीवन का हिस्सा बनने, सच्चाई बने
सच्चाई बने, इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि जो संविधान में चीज़ें दी गई हैं वो तो दी हुई हैं, बट सच्चाई क्या है कि आज भी हमारे समाज में क्या है, असमानता मौजूद है और लोगों को अपने हक पाने के लिए, अधिकार पाने के लिए आज भी संघर्ष करना पड़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें भेदभाव को दूर करना है और असमानता को दूर करना है। ठीक है, विविधता को अपनाना है, उनके ऊपर थोपना नहीं है कि नहीं जो हम धर्म जिस धर्म के हम हैं उसी धर्म को आप मानो, हमारा ही धर्म बड़ा है, आपका छोटा है, आपका धर्म बड़ा है, हमारा छोटा, ऐसा नहीं करना है। सबके धर्म अपने लिए अलग अलग है और सबको एक समान नज़रों से देखना है। ठीक है, तो ये लेसन दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, विविधता और विभिन्नता में अंतर, भेदभाव, असमानता, इन चीज़ों को अच्छे से आपको समझ के चलना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये था आज का आपका लेसन और जो कि आज फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो पॉलिटी का सेकंड चैप्टर फिनिश हो गया है। एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं डेली एक एक लेसन मतलब करवाती हूँ, अगर आप लोगों को चाहिए कि नहीं एक ही दिन में एक चैप्टर करवाइए, दूसरे दिन में दूसरा चैप्टर, फुल चैप्टर चाहिए तो वो भी बता देना, क्योंकि फुल चैप्टर में वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय। और लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और एक प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, आपके फीडबैक से हमें मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, टेक केयर।